तो चलिए बच्चों, जेई का अब 2026 का माहौल गर्म हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को अब ये एक प्रॉब्लम आगे चल के आने वाली है कि जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उनको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा सर्टिफिकेट कहां से कब बनवाना है, क्या सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स होने चाहिए, क्या डिटेल्स होनी चाहिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सर्टिफिकेट तो मुझे इशूड है, भैया उसकी वैलिडिटी भी हमें चेक करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो उनकी वैलिडिटी हर साल रीन्यू करनी पड़ती है। तो कौन सी ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, क्या इनके फॉर्मेट्स हैं, ये सारा आज आपको मैं डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट वॉच सेशन है। मैक्सिमम बच्चों के साथ मेरे बच्चों इसको शेयर कर दीजिए, बिकॉज यार ये एक ऐसा सेशन है जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन को बचा भी सकता है, सेव भी कर सकता है और उसे कैंसलेशन की तरफ बढ़ा भी सकता है। लेकिन हाँ, जब तक विनय सर और वेदांतो जी चैनल यहाँ पे खड़ा है आपके सामने, तो बेटा हम कैंसिल नहीं होने देंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन भी और उसके आगे भी पूरा ये चैनल आपका साथ निभाएगा। मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं बेटा, ये एकमात्र वो चैनल है जहां पे आपको सारा एकेडमिक, सारा नॉन एकेडमिक, सारी अपडेट्स टॉप लेवल की हर वक्त इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब रहें ताकि कोई भी कंटेंट या इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। और शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। सेशन की शुरुआत बेटा मैं इसीलिए एक आपके सामने ये सेशन में क्यों लेके आया हूं, बिकॉज बेटा ये हमारी कल की है ना, आप जानते हैं कि कल हमारा एनटीए का नोटिफिकेशन आया था। तो एनटीए ने प्रॉपर अपना एक सर्कुलर जारी किया और उसके अंदर एनटीए ने आपको बोला है कि यार ये 3 चीजें अपनी रेडी कर लो अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये तीनों चीजें हम पहले, क्योंकि बच्चों को जब रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, जब उनका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो तब उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और फिर वो रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है लिमिटेड। तो बच्चे के अंदर पैनिक ना आए, तो इस बार बहुत अच्छा एनटीए ने ये काम किया है। मैं इनके इस मूव को अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने पहले ही आपको यहाँ पे ये बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो आधार कार्ड है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले तो यार आधार कार्ड पे आप लोगों की 4 चीजें अपनी वेरीफाई कर लो, ठीक हो। कौन कौन सी 4 चीजें बेटा, एक तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, फादर्स नेम ठीक होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो क्लास 10th की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। कल इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना दिया था। और साथ ही साथ बेटा आपका अपना एक लेटेस्ट फोटोग्राफ और एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन होना चाहिए, जो लेटेस्ट आपकी फोटो है और आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा, जो पर्सनल डिसेबिलिटी वाले हैं है ना, उनके ऊपर ही अपडेट आई है कि भैया उनको अपने डिसेबिलिटी के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो अपने बनवाने पड़ेंगे। और कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे बेटा इन्होंने अलग से मेंशन किया है कि दिस सर्टिफिकेट जो भी है, जो भी किस कैटेगरी को आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने अपडेटेड बनवा लीजिए। तो आज का जो सेशन है मेरे बच्चों वो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए है, ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स किन किन कैटेगरीज के लिए चाहिए होंगे, क्या उनके फॉर्मेट्स हैं, बिकॉज उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एनटीए आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करता है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, टोटल कैटेगरीज अगर आप देखोगे ये सारी हमारी टोटल कैटेगरीज हैं। जैसे ओपन कैटेगरी हमारी जनरल कैटेगरी होती है, ऐसी फिर जनरल ईडब्ल्यूएस होती है, फिर एक ओबीसी एनसीएल होती है, फिर एससी होती है, फिर एसटी होती है, एक हमारी ऐसी। अब सुनिए मेरी बात, है ना, ये आपकी प्राइमरीली ये जो कैटेगरीज हैं आप यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ तक, ये आपकी प्राइमरीली 5 कैटेगरीज हैं। ओपन कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी और फिर एसटी। और इन्हीं की फिर कैटेगरीज के फर्दर फिजिकली डिसेबल्ड वाली कैटेगरीज भी बन जाती है। तो 5 फर्दर बन जाती है, ओपन फिजिकली डिसेबल्ड, जनरल ईडब्ल्यूएस फिजिकली डिसेबल्ड। तो ये मतलब टोटल डिसेबिलिटी भी साथ अगर आप इंक्लूड कर लें तो आपकी 5 कैटेगरीज डिसेबिलिटी की भी बन जाती है। तो जो डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन होता है, ऐसे सोच लो, डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन है इन सभी कैटेगरीज के अंदर वो दिया गया है, ठीक है। अब कौन सा बच्चा किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है, मैं आपको ये बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ओपन कैटेगरी जो होती है, ओपन कैटेगरी में सभी कैटेगरीज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एससी कैटेगरी के बच्चे को अपनी ही कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी कैटेगरी के अंदर तो अप्लाई कर ही सकता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के अंदर भी अगर चाहता है सीट लेना तो वो ले सकता है। तो ये जो उन्होंने रूल्स बनाए उस रूल्स के हिसाब से ये आपका बनाया गया। और ऐसे जैसे ओपन में सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ऐसी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होती है इसके अंदर सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा, और डेफिनेटली फिजिकली डिसेबल्ड अगर कोई है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ऐसे ही बेटा हमारा जो ओबीसी एनसीएल है, इसमें ओबीसी कैटेगरी का बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा, और हाँ अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है ओबीसी कैटेगरी का वो भी अप्लाई कर पाएगा। ऐसी सभी कैटेगरीज, तो बाकी सारी कैटेगरीज अपनी कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी के अंदर ये सभी कैटेगरीज के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं रिजर्वेशन की अगर आपको परसेंटेज की बात बताऊं, तो जनरल कैटेगरी के पास सभी रिजर्वेशंस को निकाल के आज की डेट के अंदर 40% के आसपास का रिजर्वेशन बेटा हमारा बचता है। अगर आप इसमें ईडब्ल्यूएस ऐड कर लें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, ये हमारा इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन है, तो ये 50% रिजर्वेशन हमारा बनता है, क्योंकि 10% हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी होता है। बाकी कैटेगरीज का 50% है, जैसे ओबीसी एनसीएल का 27% है, एससी का 15% है, एसटी का 7.5% है। और हाँ, इन सभी कैटेगरीज के अंदर 5% का फर्दर, मतलब ओपन कैटेगरी के अंदर भी 5% का जो रिजर्वेशन, इन सभी कैटेगरीज के अंदर
आपका 5% का रिजर्वेशन फिजिकली डिसेबल्ड वाले बंदे के लिए भी, बच्चों के लिए भी रखा गया है। अगर मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता शायद होता नहीं है कि उनकी कैटेगरी के अंदर क्या सीट्स हैं, तो आइए मैं आपको अगर सीट मैट्रिक्स आपके सामने रखूं तो सीट मैट्रिक्स कुछ ऐसा है। अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं तो आईआईटी के अंदर ओपन कैटेगरी की 7,000 सीट्स हैं, एनआईटी के अंदर 9,000 सीट्स हैं, ट्रिपल आईटी के अंदर लगभग 4,000 है, जीएफटी के अंदर 4,500 है। तो टोटल सीट्स जनरल कैटेगरी के बच्चे की, है ना, जो हमारी आती है जोसा के अंदर, जिसमें सारी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटी आ जाए, तो वो लगभग 24,800 के आसपास है। ऐसी बाकी सभी कैटेगरीज की टोटल सीट्स अगर आप देखना चाहें अपनी अपनी आईआईटीज, एनआईटीज के अंदर, आप देख सकते हो। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि यार अगर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑल ओवर इंडिया तुम्हें 8,000 रैंक के अंदर आना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के अंदर, तभी आपको इनमें से कोई कॉलेज मिल पाएगा। जनरल के बाद सबसे ज्यादा रिजर्वेशन और सीट्स अगर आप देखेंगे तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंदर देखने को मिली है। 15,000 जो सीट्स हैं आपकी टोटल आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीएस मिला के हमारी ओबीसी एनसीएल की निकल के आती है। बाकी सभी कैटेगरीज की भी लिखी हुई है, जिसकी जो इच्छा हो अपने हिसाब से देख ले। अच्छा, अब एडवांस के लिए भी अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं कि यार जो कट ऑफ जाता है जेई मेन का, कि वो बच्चे हमारे एडवांस का पेपर आगे लिख पाए, तो कैटेगरी कट ऑफ भी आपके सामने है। तो 2025 में 93.1 परसेंटाइल पे कट ऑफ गया है, और ऐसे ही हमारा ईडब्ल्यूएस के अंदर 80 परसेंटाइल पे गया है। आप नोटिस करिएगा ईडब्ल्यूएस और हमारा ओबीसी एनसीएल, इनका कट ऑफ लगभग हमारा सेम ही साइड पे, सेम ही वैल्यू पे जा रहा है, 80 और 80 परसेंटाइल के आसपास। फिर एसटी का 61 परसेंटाइल और एससी एसटी का मेरे बच्चों 47 परसेंटाइल। ठीक है जी। और 2024 के अंदर भी अगर आप देखोगे सारी आपके सामने गिवन है। एक आपको मैं ट्रेंड बता देता हूं, ये जो कट ऑफ्स हैं हमारी जेई मेन की फॉर जेई एडवांस, ये धीरे धीरे हर कैटेगरी के अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 2024 2025 तो लगभग सेम है, लेकिन 2023 से 2024 में काफी जंप था। तो 90 से 93, 75 से 81, 73 से 79, तो ये जो कट ऑफ, और इसने इस चीज को फिर मेंटेन किया है। और आने वाला जो साल होगा, मैं आपको ये गारंटी दे देता हूं, आप सभी लोग अपनी 1 से 2 परसेंटाइल इंक्रीज कर लीजिए फॉर 2026। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि ये 2025 में ये 94 95 परसेंटाइल के आसपास जाएगा, और ये आपका 83 परसेंटाइल, मतलब 3 परसेंटाइल नीचे वाली कैटेगरीज भी अपनी बढ़ा लो। इतना सेफ स्कोर दिमाग में मान के चलिएगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें पहले से क्लियर हो। अब आते हैं बेटा कौन से सर्टिफिकेट्स हैं और कैसे अप्लाई करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब इस वीडियो का, जिसके लिए आप इस वीडियो के अंदर आ जाए हैं कि सर्टिफिकेट कौन सी है और कहां से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो एक एक करके आइए, मैं आपके सामने सभी सर्टिफिकेट्स देता हूं और आपको इनके सबके फॉर्मेट्स भी दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ओबीसी कैटेगरी मेरे बच्चों जो होती है वो दो तरह की होती है। एक ओबीसी कैटेगरी आपको अपनी स्टेट के अंदर इशू होती है कि आप उस स्टेट के ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक कैटेगरी होती है सेंट्रल की द्वारा, मतलब जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसके अंदर आपकी कैटेगरी को माना गया है कि वो ओबीसी है या नहीं है। तो आप जो एलिजिबल हैं रिजर्वेशन के लिए वो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से एलिजिबल है, स्टेट लिस्ट के हिसाब से एलिजिबल नहीं है। मतलब आप सेंट्रल लिस्ट में अगर ओबीसी नहीं है, अपनी स्टेट के अंदर ओबीसी है, तो आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपको सेंट्रल लिस्ट के अंदर अपनी कैटेगरी को चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने ये गवर्नमेंट की वेबसाइट डाली है, इस पे जाके चेक कर सकते हो। और बाकी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओबीसी एनसीएल कैटेगरी ओनली इंक्लूड्स दोज इंडिविजुअल्स हुज फैमिली एनुअल इनकम फॉल्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हर साल इसकी वैल्यू चेंज होती है, और एग्जैक्ट इनकम थ्रेशोल्ड कैन वेरी फ्रॉम, हर डेफिनेटली हर स्टेट के अंदर वो वेरी करती रहती है। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके जो सर्टिफिकेट होते हैं ओबीसी एनसीएल के, ये सिर्फ मात्र 1 साल के लिए मेरे बच्चों वैलिड होते हैं। तो 1 साल के बाद ये सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी 0 हो जाती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा, ये आपका अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स आपको बनवाना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होगा 1 साल का जो मैं कह रहा हूं वो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 31 मार्च तक की वैलिड होगा। अगर किसी ने 2025 के अंदर या 24 के अंदर, मान लो किसी बच्चे ने पिछले साल बनवाया 2024 के अंदर, तो वो तो बेटा मार्च के अंदर एक्सपायर हो गया 2025 में, तो तेरे को स्पेशल अब अप्रैल ऑनवर्ड्स ही बनवाना पड़ेगा। मतलब तुझे अभी बनवाना पड़ेगा अगर तेरा पुराने वाला सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, वो एक्सपायर हो चुका है। अगर तो डेट तेरी अप्रैल मई जून ऑनवर्ड्स है तो चल जाएगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, और सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए भी वैलिड है। ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले, ये सिर्फ 1 साल ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अभी आप अपना ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे जोसा की अपनी जेई मेन की रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको फिर ये दोबारा बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जोसा जो होता है वो अगले साल 2026 में, अब अप्रैल में तो आपका पेपर होगा, फिर मई में आपका आईआईटी होगा, उसके बाद ही जोसा काउंसलिंग शुरू होगी ना। तो आपको जून में जोसा मिलता है, आपको जून में फिर जोसा मिलता है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, तो जो बच्चे इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा तो उसको फिर दोबारा अपना
न्यू सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मेरी बात को दिमाग में रखिएगा, ये आपको फायदा रहेगा। तो इस कैटेगरी के बच्चे को बेसिकली 2 बार बनाना पड़ेगा इस पूरे जेई के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक अभी। और डेफिनेटली बेटा ये रीन्यू करना पड़ता है आपको, और रीन्यू करने के लिए देखो क्या तरीका है इसका, बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, अपना पुराना सर्टिफिकेट जो है ना, उसको आप अपनी स्टैंप वेंडर के पास ले जाओ, तहसीलदार जो भी आपके रजिस्ट्रार ऑफिस आपके होता है, कोर्ट जिसको कोर्ट भी कह देते हैं, कचहरी भी कह देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस भी बोल देते हैं, तो आपको अपने वहां पे तहसील पे जाना है और उस रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाके बहुत सिंपल सा बेटा काम होता है। वहां पे अगर आपका कोई एडवोकेट जान पहचान का है वो वैसे ही करवा देगा, अगर कोई एडवोकेट जान पहचान का नहीं है तो वहां पे बेटा बाहर बैठे होते हैं टेबल लगा के, थोड़े से जो भी पैसे उनकी फीस होती है वो लेते हैं और आपको वो पूरा प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करवा के साथ ही आपका वो रिन्यू कर देते हैं, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो ही शुड गिव यू ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आपका तहसील ऑफिस होगा, आप तहसीलदार के ऑफिस जाइए, वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और योर रिन्यूड ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द तहसीलदार। तो तहसीलदार ही आपको इशू करके देता है। और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एनसीएल इज नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड आफ्टर 1 अप्रैल, जो मैंने आपको भी बताया 2025, ठीक है जी। तो ये सर्टिफिकेट का बेटा फॉर्मेट है, आप इसका प्रिंट आउट लेके भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका वहां पे एडवोकेट तहसीलदार है तो वो भी आपको इसको प्रोवाइड करवा देगा, उनके पास भी फॉर्मेट्स बने होते हैं। बट हाँ, ये फॉर्मेट जो है ये एनटीए द्वारा इशूड होते हैं, तो आप इन फॉर्मेट्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे एक पीडीएफ के अंदर डलवा दूंगा, जिसका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट को बेसिकली आपको रजिस्टर ऑफिस में जाके भरवाना है और यहाँ पे स्टैंप लगवानी है मजिस्ट्रेट की, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, वैसे ही मैं अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की अगर आपको बात बताऊं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी इसी का ही भाई है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, ओबीसी की में अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट को हर साल चेक करना होता है कि यार ये कैटेगरी जो है ये अभी भी जो बंदा है उस इनकम के अंदर आ रहा है या मतलब बैकवर्ड क्लास के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर भी, कैटेगरी के अंदर भी गवर्नमेंट हर साल चेक करती है कि यार आपकी इनकम अभी भी कमी है ना, बढ़ तो नहीं गई। तो उसके लिए बेटा अगेन ये आपको फ्रेश बनवाना पड़ेगा। तो अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स ही आपको बनवाना पड़ेगा और अगेन आपको जोसा के लिए अगले साल फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपको 2 बार इशू करवाना पड़ेगा इस पूरे जेई के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये, अच्छा इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है ये हमारा हर स्टेट का अलग अलग नहीं होता। तो ऐसे जैसे ओबीसी तो स्टेट की अलग होती है, सेंट्रल अलग होती है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सेंट्रल होती है, गवर्नमेंट ही इसको इशू करती है ना। और तो एक ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है और क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। क्राइटेरिया इसमें ये है, मैं आपको क्राइटेरिया दिखा भी देता हूं। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो बच्चा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा तो वो फिर एससी एसटी अगर ओबीसी कैटेगरी को भी बिलोंग करता है तो फिर वो उनकी रिजर्वेशन को वेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लॉज दिया है कि अगर ईडब्ल्यूएस में आ गए तो फिर कोई और अगर कैटेगरी रिजर्वेशन है आपकी, फिर अब उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अलग से 10% का रिजर्वेशन फ्रीज कर दिया गया है, तो आपको फिर वो मिल जाएगा, तो उसके बाद आप नहीं ले पाओगे। दूसरा अगर मैं आपको बेटा बताऊं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया जरा ध्यान से समझिए। क्राइटेरिया यह है कि आपकी एनुअल इनकम पूरी फैमिली की 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज और बताई हुई है, ध्यान से सुन लीजिए। तो जो पर्सन हमारे है ना जो एक्सक्लूड होंगे, मतलब इस रिजर्वेशन के अंदर जो इंक्लूड नहीं होंगे, वो कौन से होंगे, अगर आपकी फैमिली के 5 एकड़ से ज्यादा की एग्रीकल्चर लैंड है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 या उससे ज्यादा एरिया स्क्वायर फीट क्या है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड मतलब 100 गज जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे हम नॉर्थ में, या 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। और रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपका 200 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़ा है तब भी मेरे बच्चों आप लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है आपकी वो है। और मोटी बात इन्होंने ये भी बोला कि ये फैमिली की एसेट्स चेक किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरे सर 100 गज के नहीं है लेकिन मेरे 50 गज के 5 शहरों में है, तो वो सबको क्लब करेंगे। तो 50 + 50 अगर डिफरेंट सोसाइटीज में भी हैं तो अगर वो 100 से ज्यादा बन गए तब भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। बाकी ये इसका बेटा फॉर्मेट है, तो आप इस फॉर्मेट के अंदर इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने तहसीलदार में जाएं, लोकल कोर्ट कचहरी में, आगे फिर वो स्टैंप करके आपकी फैमिली के जो भी जो रिटर्न्स हैं वो चेक की जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। टाइम रहते इसे बनवा लीजिए, ठीक है। और वही आपको तहसीलदार ऑफिस में जाके बनवाना है। अब अगर मैं बेटा बात करूं एससी सर्टिफिकेट, तो देखो एससी सर्टिफिकेट जो होता है ये आपके पेरेंट्स का अगर कोई पुराना चल रहा है तो वो भी आपका यहाँ पे वैलिड है, तो इसकी कोई ऐसा एक्सपायरी नहीं होती। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस की एक्सपायरी होती है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। तो अगर ये कोई पुराना भी आपके परिवार का है ना कुछ चलता आ रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास, वैसे तो होता ही है सबके पास, बट अगर नहीं है, अगर आप इशू करवाना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन इशू नहीं होता, मैं आपको ये बात बता दूं।
कुछ स्टेट्स जो होती हैं मतलब ये प्रॉपर फिर कास्ट ये जो सर्टिफिकेट है थोड़ा सा मतलब प्रॉपर आपको वहां पे तहसीलदार ऑफिस जाके वहां पे इसको फिर बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो एसटी सर्टिफिकेट आर इशू टू द इंडियन सिटीजंस, डेफिनेटली जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और है ना। ओके तो ये हमारा, और सम स्टेट्स डू नॉट इशू शेड्यूल्ड क्लास सर्टिफिकेट ऑनलाइन एंड रिक्वायर एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड इन पर्सन, तो वहां पे जाके प्रॉपर सबमिट करो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में। एंड इंडिविजुअल मस्ट कंटेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ईच स्टेट हैज इट्स ओन ऑफिशियल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो क्या है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ना ऑनलाइन भी इशू कई बार हो जाते हैं, हर स्टेट का थोड़ा अलग मैकेनिज्म है, अगर आप कोर्ट कचहरी नहीं जाते। ये वाला जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, आपको वहां पे जाके इशू करवाना ही पड़ता है। ये इसका बेटा फॉर्मेट है, फॉर्मेट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है। इस फॉर्मेट पे भी आप इसको बनवा सकते हैं, बाकी अगर आप अपना कांटेक्ट करेंगे तो उस बंदा भी आपको बता देगा इस फॉर्मेट के अंदर ऐसे आपको बनवाना है, ठीक है। चलिए, अब फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट बेटा जो होता है हमारा, डेफिनेटली ये उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ डिसेबिलिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यार ये होता है कि यार यहाँ पे 40% मिनिमम डिसेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। 40% या उससे ज्यादा, तभी आप डिसेबिलिटी कैटेगरी की रिजर्वेशन को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसका भी जो है आपको बनाना पड़ेगा। अब कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती हैं बेटा आपके यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब विजुअल इंपेयरमेंट है, लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, हेयरिंग इंपेयरमेंट है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, ये सारी लिखी हुई है मैंने आपके लिए। आप जिस जिस बच्चे की जो जो हो, है ना, अपने हिसाब से आप देख लो, ये सारी कवर्ड है इसके अंदर। डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, अगर कोई ऑटिज्म है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ब्लड डिसऑर्डर है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये फिर जो भी है आपको अपने मेडिकल ऑफिसर के पास जाके सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, है ना। जैसे ये वाला फॉर्मेट जो है ये आपका जो है ये मल्टीपल डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है आपका ये आपका किसी और डिसेबिलिटी का फॉर्मेट है। तो जिसकी जो जैसी भी हो उस हिसाब से उसको अपना सर्टिफिकेट, है ना, अपना देना पड़ेगा। और ये प्रॉपर फिर जो मेडिकल ऑफिसर है इसको फिल करके आपके लिए लेके आता है। सारे जो भी डिसेबिलिटी के फॉर्मेट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सभी बच्चों के लिए, अगर कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन एक बात दिमाग रखना, अगर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, अगर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट पूरे का पूरा अपलोड नहीं करना होता। आपको उस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी, किसने उसको इशू किया है, वो डिटेल्स जेईई मेन की रजिस्ट्रेशन के अंदर डालनी होती है, ठीक है। और अगर आपने मान लो अपना सबमिट किया हुआ है और इशू नहीं हुआ और एनटीए का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो फिर वो उन्होंने एक और ऑप्शन भी दी होती है कि जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है मेरे बच्चों, ठीक है, जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है आपकी, आप उस रिसिप्ट को संभाल के रखें। उस रिसिप्ट के बेसिस पे भी आपका एनटीए रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देता है। आपका फाइनल सर्टिफिकेट बेटा जो भी आपने अभी डिटेल सबमिट की होंगी, जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो जोसा के अंदर, वहां पे जाके सबमिट होता है और फिर वहां पे उसे वेरीफाई किया जाता है कि जो तुमने भरा था वो मैच हो रहा है। तो अगर आप मान लो आप कुछ भी गलत गलत भर दो और वहां पे जाके वो वेरीफाई नहीं होता, तो बेटा जोसा का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, तो कॉलेज जाएगा लेकिन कॉलेज तेरी एडमिशन नहीं लेगा। तो इसको संभाल के रखना, ये जो डिटेल्स होंगी जो भी आप ठीक भरें, क्योंकि वेरिफिकेशन बाद में जाके होती है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है बेटा वो रिसिप्ट संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि एनटीए ने अगर हफ्ते के अंदर बोल दिया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, तो तेरे पास एटलीस्ट वो रिसिप्ट तो होगी ना तेरे पास, तो उस रिसिप्ट के बेस पे अपना आगे लड़ाई भी लड़ पाएगा, ठीक है। तो उस पर थोड़ा तो रजिस्ट्रेशन अपनी कंटिन्यू कर पाएगा। तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो था, और अब डेफिनेटली एनटीए का नोटिफिकेशन आ गया है, हर बच्चे को एंजाइटी हो रही होगी, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो बेटा देखो, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के अब अंतिम कुछ महीने बचे हैं। अब इसके अंदर मैं तो बच्चों हमेशा ये बात बोलता हूं कि देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो हर एक चीज वो जरूर ट्राई करता जिससे मेरा लड़ने का और आगे बढ़ने का, मेरी प्रिपरेशन को एज देने का स्कोप बनता हो। ये तो बेटा सवाल सत्य है कि आपके इस पूरी जर्नी में 16 से 15 लाख बच्चे अपीयर होंगे, और मात्र अच्छी सीट्स अगर आप ले लो सभी कैटेगरीज की मिला के, तो आप देख लो ओपन कैटेगरी की कितनी है, 25,000, बाकी कैटेगरीज की भी 25,000, सब अगर आप ऐड कर लो तो 50,000 सीट्स हैं। तो 15-16 लाख बच्चों में अगर 50,000 सीट्स के अंदर आना है तुझे, तो बेटा ये ऐसे तो नहीं आएंगे। इसके लिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा फाइन करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम वेदांतु ने बेटा चलाई है, आप लोगों को एक्चुअली दिल से हेल्प करने के लिए। हमने हिस्ट्री की सबसे यूनिक बेटा टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, एकलव्य टेस्ट सीरीज। इसका सबसे यूनिक फीचर मैं आपको बताता हूं, जो आपको नॉर्मल किसी टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं मिलता। हमने आपको इसके अंदर अभी स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं 1-1 घंटे के। आपने कभी सुने जेई की टेस्ट सीरीज में 1 घंटे का टेस्ट हो? हमने दिए हैं।
क्योंकि हमें एनालिसिस करके, बहुत डीप एनालिसिस हमने जब किया 20 सालों का, तो हमें समझ में आया 93 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपका पेपर 70% आता है। और तुम्हें पता है टोटल टॉपिक्स कितने हैं फिजिक्स के पूरे पीसीएम के 11 12 टॉपिक्स, मतलब सब टॉपिक की बात हो रही है, टोटल 600 सब टॉपिक्स हैं। तो 600 में से तो सोच के देख, 600 में से 93 टॉपिक्स जो हैं, कितना परसेंट बन गया सिलेबस का? ये तेरा सिलेबस का बन गया अप्रोक्सीमेटली 20%। तो 20% सिलेबस ऐसा है जो रेपिटेटिवली तेरे को 70% पेपर के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने आपको एज एन असाइनमेंट ही 1-1 घंटे के इन टॉपिक्स के 93 टेस्ट दे दिए हैं कि स्टार्टिंग के अंदर तो ये करो, इसको इतने अच्छे से करो कि भैया तुम्हारे 70% नंबर जो है वो हमारे सेव हो जाए। और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे डेफिनेटली पार्ट टेस्ट, और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे बेटा हमारे फुल सिलेबस टेस्ट भी जनवरी के महीने के अंदर। तो बहुत एक यूनिक और डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आगे लेके जाया जाएगा। 0 एरर की हमारी गारंटी है। एक एक क्वेश्चन हमारी टीम ने 5-5 बार प्रूफ रीड करके आपको दिया है, और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको हमारी डाउट ऐप का सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब ये टेस्ट सीरीज ही अपने लिए अपने आप में कोर्स है, तेरे को डाउट्स के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशंस भी हम देंगे, रिपोर्ट्स भी डिटेल तेरी स्ट्रेंथ वीकनेस की तुझे बताएंगे। जो रियल प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस होता है सीबीटी मोड के अंदर वो तुझे पूरा मिलेगा। लेकिन तेरे को अगर सोल्यूशन देखने के बाद भी डाउट आ रहा है तो डाउट ऐप को यूज कर, उसका भी एक्सेस तुझे मिलेगा। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है मेरे बच्चों, इतना अफोर्डेबल इसलिए से रखा गया है ताकि मैक्सिमम बच्चे इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ पाए और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल दे पाए। ठीक है जी, तो इसका जरूर बेटा पूरा बेनिफिट उठाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और चैनल पर सब्सक्राइब रहें। ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, ये हमारा वादा है। अंतिम क्षण तक आपका पूरा साथ, हर गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है जी, और ये टेस्ट सीरीज का जेन्युइनली बेटा बहुत रिसर्च के बाद बहुत यूनिक फॉर्मेट में बनाई गई है। आई कैन एश्योर यू बाइंग दिस टेस्ट सीरीज विल गिव यू 2x कॉन्फिडेंस, जो आपको इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा।